अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। और स्टोरी सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास भी स्टोरीज़ हैं और आप शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आज की ये स्टोरी हुसनैन ने रावलपिंडी से सेंड की है। आए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। ये इन दिनों की बात है जब हम एक कमरे के किराए के मकान की तलाश में थे, लेकिन कराची जैसे बड़े शहर में ये इंतहाई मुश्किल काम था। मेरे शौहर ने अपनी जान पहचान वालों और दोस्तों को कह रखा था कि वो एक कमरे का मुनासिब किराया वाला घर नज़र में रखें और जैसे ही मिले तो हमें बता दें। सब मकान की तलाश में थे पर मकान मिल नहीं रहा था और हमें जल्द घर खाली करना था। फिर अचानक से हमारी तलाश ख़त्म हो गई जब मेरे शौहर अकील को इनके एक दोस्त ने मकान के बारे में बताया और मेरे शौहर को फ़ौरन मकान देखने को बुला लिया। अकील जब वहाँ पहुँचे तो दोस्त पहले से ही मालिक मकान के साथ वहाँ मौजूद था। वो लोग इसी घर के बाहर खड़े थे जो हम लेने वाले थे। घर बाहर से काफ़ी पुराना हाल में था। बाहर के गेट का रंग भी उड़ चुका था और पूरा दरवाज़ा जंग आलूद था। बाहर की दीवार की आधी आधी ईंटें झड़ चुकी थी और जो सलामत थी तो इनका प्लास्टर भी उखड़ा हुआ था। मैं घर की खस्ता हाली देखकर काफ़ी मायूस हुई थी। मालिक मकान ने दरवाजे का ताला खोला और अंदर चलने को कहा। अकील मेरा चेहरा देखकर समझ गए थे कि मकान देखकर मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं हुई, पर जब हम यहाँ तक आ गए थे तो मकान देखने में कोई हर्ज नहीं था। मालिक मकान घर के अंदर दाखिल होकर हमें अंदर आने की दावत देने लगा। मैंने अकील की तरफ देखा तो इसने अंदर चलने का इशारा किया और मेरे साथ अंदर दाखिल हो गए। घर क्या था, एक छोटी सी खोली थी जो एक छोटे से कमरे पर मुश्तमिल थी। कमरे में ही एक तरफ किचन था। किचन में कोई ख़ास सामान भी नहीं था, बस दीवार में एक कोने की तरफ एक स्लैब लगी हुई थी जिसको किचन का नाम दिया गया था। बाथरूम बड़ी गैलरी के बाहर बना हुआ था जो सीलन ज़दा था। आप ये समझ लें कि अजीब वहशत ज़दा घर था और घुटन बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक पल दिल नहीं लग रहा था। मैं वहशत से घबरा कर बाहर निकल गई। चंद मिनट बाद अकील भी मालिक मकान के साथ बाहर आ गए। मालिक मकान ने अकील को अपना नंबर दिया और कहा कि जो भी फैसला हो आप शाम तक सोचकर मुझे जवाब देना, वरना मैं ये मकान किसी और को दे दूंगा। तो अकील ने खामोशी से वो नंबर लिया और हम बाइक पर बैठकर वापस चले आए। मैंने बाइक पर बैठते हुए अपने हस्बैंड से कहा कि बहुत वहशतनाक मकान था और अजीब सी घुटन है, मैंने तो वहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना। मेरे हस्बैंड ने मुझे हैरत से देखा कि क्यों तुम्हें मकान पसंद नहीं आया? इसमें पसंद करने वाली क्या बात थी? छोटा सा स्टोर नुमा घर था, शुरू होते ही खत्म। मैंने मुंह बनाकर ये बात कही। वैसे भी हमें एक कमरे का मकान की जरूरत थी, हम दोनों के लिए तो काफी था। मैं तो दिन भर जॉब पर होऊंगा, तुम अकेली घर में होगी और हमारे लिए काफी है। अकील ने ये बात मुझसे कही तो मेरा मुंह बन गया, क्योंकि उसको वो ये घर काफी मुनासिब लग रहा था। वो तो ठीक है पर रौनक नहीं है इस घर में, एक अजीब सी वहशत है। मैंने ये बात उसको कही मगर उसने मेरी किसी बात का नोटिस नहीं लिया। वो बोला कि घर 2 साल से बंद पड़ा था, जब हम वहाँ जाएंगे तो अपने हिसाब से सेट कर लेंगे और थोड़ा रख रोगन भी करवा लेंगे, फिर घर चमक उठेगा और फिर ये मकान हमें सस्ता भी पड़ेगा। किराया बहुत मुनासिब है, हमें बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। आखिर में वो बोला कि अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं इसका एडवांस दे देता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया है तो दे दें। मैंने भी बुझे दिल के साथ ये बात कह तो दी, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। फिर मैं घर आकर शिफ्ट होने की तैयारियों में लग गई। शाम को अकील एडवांस देकर रगो रोगन का बोल कर आए थे। 2 दिन के बाद घर की सफाई शुरू कर दी और 4 दिन के बाद हमने अपना मुख्तसर सामान लेकर वहाँ शिफ्ट होना था। पहले से घर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया था, पहले की तरह वहशत नहीं रही थी। वो न जाने रात का कौन सा पहर था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे जगाया है, लेकिन किसने मुझे जगाया? मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। मैंने करवट बदलकर सीधी लेट गई और आसपास देखा, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरे बराबर में अकील बेखबर सो रहे थे। मैंने दोबारा करवट बदलकर सोने की कोशिशें की कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि बेड के नीचे कुछ है। मैंने उठकर कमरे की लाइट जलाई। पल भर में ही कमरा रोशन हो गया और हर चीज़ वाज़ेह नज़र आने लगी। मैं दबे दबे कदमों से बेड के करीब गई और नीचे झुककर देखने लगी कि एकदम से एक स्याह बिल्ला बिल्कुल मेरे मुंह के करीब से भागा। मैं खौफजदा होकर पीछे गिरी और मेरे मुंह से एक ज़ोर की चीख निकल गई। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मेरे चीखने से अकील हड़बड़ा कर उठ बैठे और मुझे नीचे गिरा देखकर दौड़कर मेरे पास आए।
उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है और इस तरह से तुम क्यों नीचे गिरी पड़ी हो। वो काला बिल्ला। मैंने डर कर अकील से ये बात की। मेरी सांसें अभी तक तेज तेज चल रही थी, जैसे दिल अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। कुछ नहीं है यहाँ, तुम ख्वाब में डर गई हो। चलो उठो और ऊपर लेटो और सोने की कोशिश करो। अकील ने मुझे उठाया, आराम से बेड पर लिटाकर लाइट्स ऑफ कर दी और मेरे साथ आकर लेट गए। पर मैं अभी अभी अंदर से इतनी डरी हुई थी कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। फिर सुबह उठकर मैंने दोनों के लिए नाश्ता बनाया। अकील नाश्ता करके अपनी जॉब पर चले गए और मैं कमरे में आकर बैठ गई। तभी गैलरी से मुझे बच्चों की हंसने की और बोलने की और भागने की आवाज़ें आने लगी। मेरे बच्चे नहीं थे, मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे और मैं बच्चों की आवाज़ सुनकर गैलरी में देखने गई और हैरत से मेरी आंखें खुल गईं। वहाँ गली में कोई बच्चा ही ना था और ना कोई बड़ा आदमी था। पूरी गली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। पर मुझे लगा कि बच्चे भाग गए होंगे और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मेरे कमरे में आते ही मुझे फिर से बच्चों के भागने की आवाज़ें आने लगी, मगर मैंने इग्नोर किया और घर के कामों में लग गई। शाम को अकील आए, हमने एक साथ खाना खाया और सो गए। अकील तो सो गए पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हमारे अलावा भी कमरे में बहुत से लोग जमा हैं और जो हमें देख भी रहे हैं। अजीब सी घुटन मुझे होने लगी। गर्मी से मुझे प्यास लगने लगी। मैंने जग देखा जो खाली था, पर मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने जग भर कर रखा था। मैं अपने आप से उलझती और सोचती जग में पानी भरने लगी। मैंने एक गिलास में पानी डाला और पीने लगी। मैंने जग लाकर रखा, तभी मेरी नज़र बाहर गैलरी में गई और मैं एकदम से घबरा गई। वहाँ वही कल वाला काला बिल्ला बैठा था जो अपनी चमकती हुई आंखों से मुझे घूर रहा था। मैं एकदम से बहुत डर गई थी और बेड पर लेट गई। मैंने चादर अपने मुंह तक ले ली और रात न जाने मेरी कब आंख लग गई। इसके बाद 2-3 दिन सुकून से गुजर गए। मैं भी इस वाक़े को तकरीबन भूल गई थी। इस रात हमें अकील के दोस्त की शादी पर जाना था। अकील के दोस्त बहुत करीबी थे, वहाँ रुकने का भी प्रोग्राम था, तो मैंने अपने साथ कुछ सामान लिया और हम निकल पड़े। बारात लेकर काफ़ी दूर जाना था। वहाँ हमारा गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ और उनके बहुत इंसिस्ट करने पर हमें 1 दिन के बजाय 2 दिन रुकना पड़ा। बच्चे तो हमारे थे नहीं, तो हम बेफिक्री से शादी अटेंड करके तीसरे दिन अपने घर पे आ गए। लेकिन घर आकर मेरी और अकील की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। सामने मंजर ही ऐसा था जो हमारे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। हमारा पूरा घर उल्टा हुआ पड़ा था। मेरी अलमारी के सारे कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे और बेड की चादर एक तरफ पड़ी थी। ऐसे हो रही थी कि जैसे दर्जनों बच्चे इस पर उछले कूदे हों। पर्दे रॉड समेत नीचे पड़े थे और मैं ये देखती हुई किचन में पहुंची तो वहाँ की हालत भी मज़ीद ख़राब थी। आटा, दाल, चावल और मसाले सब फर्श पर पड़े थे। तेल के डब्बे का ढक्कन खुलकर गिरा हुआ था और तेल के डब्बा लुढ़क कर नीचे मसालों में शामिल हो रहा था। अकील और मैं हैरान परेशान सर थामे ये सब नज़ारा देख रहे थे और ये सब देखकर मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। बंद घर में ये सब किसकी कारस्तानी है। मैंने सवालिया नज़रों से अकील की तरफ देखा। इनके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मुझे लगता है कि हमारे घर में डकैती हुई है, ज़रूर चोर आ गए होंगे और सब उन्होंने ही ये किया होगा। लेकिन अकील बाहर से ताला लगा हुआ था, जैसे हम लगा कर गए थे। फिर ये सब कैसे हो सकता है? मैंने परेशानी से ये बात उनसे कही। ये कोई मुश्किल बात नहीं, तुम अपना जेवर और पैसे वगैरह चेक करो। अकील ने ये बात कही और अलमारी की तरफ मैं बढ़ी। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर लॉकर खोला तो अंदर मेरा जेवर और पैसे जूं के तू मौजूद थे। मैंने अकील को बताया कि आप ये कहें कि अब ये क्या है। मेरे सवाल का अकील के पास कोई जवाब नहीं था। वो पेशानी अपनी रगड़ने लगे और मुझसे बोले कि आओ मोहल्ले वाले से पूछते हैं कि शायद किसी को कुछ पता हो। मैं खामोशी से उठकर अकील के साथ बाहर निकल गई। हमने साथ वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक साहब दरवाज़ा खोला और हमें सवालिया नज़र से देखने लगे। अकील ने अपना तारुफ करवाया और इनसे पूछा कि गुज़श्ता रात आपने कोई आवाज़ सुनी थी। हम घर पर मौजूद नहीं थे और हमारा घर गैर मौजूदगी में एक अजीब सी हालत में हमें मिला है। अकील की बात सुनकर वो अजीब सी नज़रों से हमें देखने लगे। इनकी इस तरफ देखने से हम दोनों ने नासमझी से एक दूसरे को देखा और फिर एक तरफ को होकर उनसे बोले कि क्या आपको पता नहीं कि इस घर में कोई आसेब है जो किसी को यहाँ रहने नहीं देता? मुझे तो हैरत हुई कि किसी ने आपको इस घर के बारे में बताया ही नहीं। हालांकि सब जानते हैं कि ये घर एक अरसे से इसी वजह से बंद पड़ा हुआ है। इन साहब ने हमें बताया तो हम परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे।
मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि और क्या पता है आपको इस घर के बारे में। तो उन साहब ने हमें रास्ता दिया और अपने कमरे में बैठने को कहा। तो वो बोले कि अभी तकरीबन 6 साल से ये मकान किसी के इस्तेमाल में नहीं था। इससे पहले एक फैमिली यहाँ आई थी और इनके साथ भी इस तरह के गैर मामूली वाक़या हुए थे, जिनकी वजह से वो लोग 4 दिन के बाद ही ये घर छोड़कर चले गए थे। इसके बाद से ये घर बंद पड़ा है। मुझे तो हैरत है कि इस घर में अब तक आपने 1 हफ्ता कैसे गुजार लिया। इनकी बातें सुनकर मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ने लगी थी। मुझे वो सारी बातें याद आने लगी जिनको मैं पिछले 1 हफ्ते से नज़रअंदाज करती आ रही थी। सरगोशियों की आवाज़ें, चलने फिरने की सरसराहटें, कभी बेतहाशा शोर, और मैं यही बोलकर ख़ुद को तसल्ली देती थी कि ये सब मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अकेली हूँ, शायद इसीलिए डर रही हूँ। लेकिन अब इन साहब की बातों से मेरे वहम को यकीन में बदल दिया था। मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। तो उन्होंने मज़ीद हमें बताया कि बहुत साल पहले एक मियाँ बीवी और इनके 5 बच्चे यहाँ रहते थे। बच्चे छोटे छोटे थे। मियाँ शराबी था। एक दिन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ और उसने आदमी ने अपने बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया और रातों रात घर बेचकर वहाँ से भाग गया। जिसने घर ख़रीदा वो किराए पर चढ़ाता है, पर यहाँ वही औरत और बच्चों की आत्मा घूमती है जो किसी को यहाँ रहने नहीं देती। फिर मेरे हस्बैंड ने उनका शुक्रिया अदा किया, हाथ मिलाया और हम अपने घर वापस आ गए। इतना सब सुनने के बाद मेरा घर में कदम रखने को भी दिल नहीं था, पर मजबूरी थी, इसलिए हम अंदर आ गए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अकील अब हम क्या करेंगे। उन्होंने वो कहा कि अब करना क्या है, दूसरा घर तलाश करना होगा, और तुम्हें पता है कि दूसरा घर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, और जब तक दूसरा घर नहीं मिलता तब तक यहीं रहना होगा। हमारी मजबूरी है। और मैं मजबूरी समझ गई थी, इसलिए बहस नहीं की और खामोशी से घर साफ़ करने में लग गई। अकील भी मेरा हाथ बटाने लगे। घर पुरानी हालत में वापस लाते लाते हमें 2 घंटे लग गए। मैं बुरी तरह से थक चुकी थी। अकील खाना बनाने से मना कर चुके थे और जाकर वो 2 बर्गर्स ले आए। दोनों ने रात का खाना खाया और सोने के लिए लेट गए। लेकिन आज मैं खिलाफ मामूल कमरे की लाइट खुली रख के सोई थी। अकील समझ गए थे कि आज मैं खौफज़दा हूँ, इसलिए वो चुपचाप चादर मुँह तक ओढ़कर सो गए और मैं भी सोने की कोशिशों में लग गई। नींद की यही बात अच्छी है कि हर सूरत में मेहरबान हो जाती है। मैं भी गहरी नींद सो चुकी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख गैर मामूली शोर से खुली। मैं ना समझी से आंखें खोलकर इधर उधर देखा। फौरी तौर पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे किसी की सरगोशी सुनाई दी। मैंने बराबर में अपने हस्बैंड को लेटे देखा तो वो बेखबर सो रहे थे। मैं अपना वहम समझकर करवट बदलने वाली थी कि आवाज़ दोबारा आई और मुझे किसी ने कहा कि चुप रहना। सरगोशी उस वक्त बहुत वाज़ेह थी और शायद मुझे मुखातिब भी किया गया था। मैंने इधर उधर नज़रें घुमाई कि अचानक मुझे छत पर पंखे के साथ एक बच्चा उल्टा चिपका हुआ दिखाई दिया। इसने अपनी दाईं आंख के साथ एक उंगली होठों पर रखी हुई थी। वो मुझे खामोश रहने का इशारा करता हुआ मुझे ही घूर रहा था। मंजर इतना दहशतनाक था कि मेरी चीख निकल पड़ती, लेकिन फ़ौरन ही दूसरे मंजर में मेरा दिल दहल गया। एक लंबी चौड़ी बुरी सी शक्ल की औरत हाथ में डंडा लिए कमरे में इधर उधर चलती फिरती नजर आई। वो शायद इस बच्चे को ही ढूंढ रही थी जो छत पर उल्टा चिपका हुआ था। मैं खुली आंखों से साकत वजूद के साथ ये सब देख रही थी। मेरा जिस्म बेजान हो चुका था। खौफ से मेरी चीख भी नहीं निकल रही थी। दिल खौफ से फटा जा रहा था। किसी भी लम्हे इस औरत की नज़र मुझ पर पड़ सकती थी। मेरे असाब अब जवाब दे चुके थे। फिर वही हुआ जिसका डर था। इस औरत की नज़र मुझ पर पड़ी। इसने मुझे घूर कर देखा। उफ, कैसी खौफनाक आंखें थी उसकी और कितनी वहशत थी उनमें। वो वहशियाना अंदाज में मेरी तरफ आ रही थी। मेरी खौफ से गिगी बंद हो गई थी और फिर न जाने कैसे मेरे मुंह से अल्लाह का नाम निकला और ये कहते हुए मैं बेहोश हो गई। सबा आंखें खोलो। मेरे हस्बैंड की आवाज़ से आंख खोली। मेरा दिमाग एकदम से जागा तो मैं खौफ से रोने लगी। मैं रोती जाती और ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ती जाती। अकील बार बार मुझसे पूछते रहे कि मेरी डर की वजह क्या है, मगर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने हिम्मत करके सारी बात अकील को बता दी, जिसे सुनकर वो बहुत परेशान हो गए और मुझे तसल्ली दी। अब यहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं है। मैं कल ही दूसरे घर का बंदोबस्त करता हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं साथ हूँ। अकील सारी रात कुरानी आयात पढ़कर मुझ पर फूंकते रहे। हम दोनों ने सारी रात जाग कर गुजार दी। फिर सुबह होते ही मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया। रोशनी हुई तो अकील मुझे अम्मी के घर ले गए।
दूसरा घर मिलने में 1 हफ्ता लग गया, लेकिन मैं इतनी खौफज़दा थी कि अब किसी भी सूरत में इस घर में जाने को तैयार न थी। खुद अकील भी वहाँ जाना नहीं चाहते थे। आज मैं दूसरे घर में हूँ। इस वाक़ये को अरसा बीत चुका है, लेकिन आज भी जब ये वाक़या और भयानक रात मुझे याद आती है तो मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ जाती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लिसनर्स, ये आज की स्टोरी थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।